और चलिए आज की हरियाणा ओपीडी की शुरुआत करते हैं। दो डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर विजय दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमओ हैं यमुनानगर के। डॉक्टर विजय दहिया जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और डॉक्टर एम तलवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर एम तलवार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय दहिया जी, आपसे ही मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, इससे पहले कि दर्शक हमको फोन करें और अपनी समस्याओं को वो रखें यहाँ पर। लेकिन यमुनानगर के लिहाज से थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, ब्लैक फंगस को लेकर के इस समय क्या स्थिति है, किस तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में अब ये ज्यादा गंभीर तरीके से देखा जा रहा है। क्या स्थिति है यमुनानगर की ब्लैक फंगस को लेकर के और कैसे लोगों तक आप ये संदेश पहुंचा रहे हैं, विजय दहिया जी? देखिए, हमारे यमुनानगर में आज की यदि स्थिति की बात करें तो टोटल 1709 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से हमारे 502 पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बाकी सभी पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं। जहाँ तक ब्लैक फंगस की बात है कि एक केस हमारे यमुनानगर में अभी तक रिपोर्ट हुआ है, जो कि बेसिकली सहारनपुर के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो पोस्ट कोविड स्टेज में वो हमारे पास पहुंचे थे। उसके बाद उनका प्राइमरी जो सर्जरी हुई है वो पीजीआई चंडीगढ़ हुई है। उसके बाद वो जो एम्फोटेरिसिन B ट्रीटमेंट जो दी जाती है उसके लिए हमारे यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल है। जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या जहाँ पे भी कोविड केयर हॉस्पिटल चल रहे हैं, सभी डॉक्टर्स को बताया गया है कि कैसे इसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, जुडिशियस यूज करें जो स्टीरॉइड्स का, और लगातार जो हमारे ऑक्सीजन के माध्यम हैं उनकी जो हम सप्लाई करते हैं वाटर जो जिसके थ्रू से जाता है, उसमें डिस्टिल वाटर या सलाइन को यूज करें, साफ पानी को इस्तेमाल करें, कि कैसे हॉस्पिटल रिक्वायर्ड अगर किसी वजह से हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस, इसको रोका जा सके। इसके लिए लगातार डॉक्टरों को भी सचेत किया जा रहा है। जहां जहां ट्रीटमेंट हमारे कोविड हॉस्पिटल चल रहे हैं, आम जन को भी इसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या बीमारी है। एक कॉमन एक फंगस है जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, और जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, खासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो पेशेंट लगातार हमारी जो है उस पर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं, या जिनमें थोड़ा सा ओवर एक्सेसिव स्टीरॉइड का यूज होता है, ऐसे पेशेंट एट रिस्क हैं, तो उन लोगों को बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। और जो इसके अर्ली सिम्टम्स हैं, साइन सिम्टम्स है, जैसे मरीजों को वो भी बताए जा रहे हैं कि अगर नेजल डिस्चार्ज है, ब्लैक कलर का कोई डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, फेस पे कोई स्वेलिंग है, ईयर डिस्चार्ज है, आई का डिस्चार्ज है, इस तरीके के सिम्टम लोगों को बताए जा रहे हैं। और अगर ये इन्फेक्शन चेस्ट में जाती है तो उसके वही सिम्टम होते हैं जैसे जो कि रेस्पिरेटरी निमोनिया के होते हैं, तो ये सब लोगों को बताए जा रहे हैं। चलिए, इस बीच एक दर्शक हेमराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। हेमराज जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मेरे को ना बहुत गैस बहुत बनती है, हर टाइम गैस बनती है सर। हेमराज जी, हाँ जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। सर जी, मेरे गैस बनती है, बहुत गैस बनती है, निकलती रहती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। दवाइयाँ इतनी खाई फर्क पड़ता है मुझे। हेमराज जी, कब से आपको है ये समस्या? यही काफी खाना खा लो तो ना खाओ तो गैस बनती रहती है मेरे को। ठीक है। डॉक्टर विजय दहिया जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं उनको गैस्ट्रिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन दिनों, क्या वजह हो सकती है? क्या कोरोना से इसको जोड़ सकते हैं? देखिए, इस तरीके के सिम्टम्स डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कोरोना से, क्योंकि जो रूटीन के केसेस हैं, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, ये रूटीन के पेशेंट को भी होती है। और इसमें एक तो खान पान का बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस समय पर कोई भी जंक फूड ना लें। जो चीजें गैस्ट्राइटिस करती हैं, एसिडिटी का जिनका होता है, वो उन चीजों का इस्तेमाल ना करें। लगातार एक स्ट्रेस जो है और फोबिया जो है, बीमारी की वजह से जो हमारे दिमाग में फोबिया बैठे, उसकी वजह से भी एंक्शियस बिहेवियर लोगों का हो रहा है, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस के और इन चीजों के केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक तो थोड़ी सी मेडिटेशन करें, और जो एल्कलाइन चीजें हैं वो लें, मिल्क लें, और लगातार जो है एंटासिड ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। और अगर इन चीजों से सिम्टम नहीं आते, रिलीफ नहीं मिलता, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर विजय दहिया से यमुनानगर के उसके बारे में चाह रहा हूँ, जो 18+ के लिए बुकिंग करते हैं ना ये। जी, उसमें वैसे तो उतना नहीं, चलो हो भी जाए, तो उसमें ना जैसे एक फैमिली के 3 मेंबर हैं, तो सेलेक्ट नहीं होते तीनों, उसमें एक एक करके सेलेक्ट होता है। मान लो एक का मैंने यमुनानगर लोकल मिल गया मेरे को, एक दूसरा मैं कहीं और मिला आसपास, फिर तो वैसे ही मैं घूमता रहूंगा उनको लेके, बच्चों को लेके। हाँ जी, तो इस करके ये उसका वो है। और उसके बाद नंबर दूसरा है, करेक्शन के लिए बड़ी दिक्कत है।
डॉक्टर विजय दहिया जी, कुल मिला के एक तो उनको वैक्सीन के सेंटर्स को लेकर के कुछ समस्या है, शायद एक जगह पर नहीं मिल पा रहा है, वो कुछ ऐसी शिकायत कर रहे हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि शायद वो स्लॉट भी बुक नहीं हो पा रहा है। इस विषय को थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमारे पास जो 45 अबव की वैक्सीन है, वो जिस समय हम उन लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे तो वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आ रही थी और हमने बहुत अच्छी तरह से जुडिशियसली लोगों को वैक्सीनेट किया। लेकिन जो 18 से लेकर 44 तक का है, ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है और उतनी क्वांटिटी में जितनी हरियाणा सरकार की रिक्वायरमेंट है वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो रही थी। यमुनानगर में ये बात बिल्कुल है कि हमने एक भी दिन इस वैक्सीनेशन को बीच में बंद नहीं करना पड़ा, हमें लगातार हमारे पास सप्लाई आ रही है। लेकिन वैक्सीनेशन के स्लॉट जहां हमने एक दिन में 110 से 140 तक भी वैक्सीनेशन स्लॉट हमने ओपन किए हुए थे, अब हम कहीं ना 10 या 15 ही स्लॉट हम ओपन कर पा रहे हैं, क्योंकि उतनी लगातार रेगुलर सप्लाई वैक्सीन की नहीं आ रही है। उसकी वजह से कुछ लोगों को जरूर दिक्कत आती है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है। बिना स्लॉट के रिजर्वेशन के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है। एक और दर्शक अश्विनी जी हमारे साथ जगाधरी से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, दही साहब से बात करना चाहता हूँ मैं। जी जी बताएं अश्विनी जी। अश्विनी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार दही साहब, नमस्कार सीएमओ साहब, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो सीएमओ साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो, मैंने 4 मई को वैक्सीन लगवाई थी जनाब, पहली डोज जी। मैंने जनाब, हाँ 4 मई को पहली डोज लगवाई थी जगाधरी हुड्डा डिस्पेंसरी के अंदर जी। हुड्डा डिस्पेंसरी के अंदर 4 मई को पहली डोज लगवाई थी और दूसरी मेरी कह रही है 28-27 जुलाई को लगेगी जी। बहुत डिस्टेंट हो जाएगा सर जी। अभी आपको कोविशील्ड लगी है ना जी? हाँ जी, कोविशील्ड वैक्सीन लगी है ना? मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी। अश्विनी जी पूछ रहे हैं कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है ना? अश्विनी जी, कौन सी वैक्सीन लगी है? कोवैक्सीन लगी है आपको या ये कोविशील्ड? नहीं पता जी मुझे कौन सी लगाई उन्होंने वहां से। ठीक है विजय जी, शायद उनको जानकारी नहीं है कि कौन सी लगी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, नहीं ऐसा है कि जो पहले जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है। सबको मालूम है हमें कि पहले 6 से 8 हफ्ते में लगी थी, उसके बाद अब बढ़ाकर ये 3 महीने से 4 महीने के अंतराल पर वैक्सीन लग रही है। तो ये भी एक स्टडी के आधार पे किया गया है कि जैसे हमने देखा कि जो लोगों को इतनी ड्यूरेशन के बाद लगाते हैं तो जो एंटीबॉडी बनती है उसकी क्वांटिटी, क्वांटम और उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा दिन तक रहता है। तो पूरे देश में ये जो प्रक्रिया लागू कर दी गई है कि जो कोविशील्ड की दूसरी वैक्सीन लगेगी तो सब कम से कम उसका अंतराल जो है वो 84 डेज का, यानी कि जो है 12 हफ्ते के बाद वो वैक्सीन लगेगी। तो ये इस वजह से इनका नंबर थोड़ा लेट आएगा और वो एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत। चलिए, लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान वो चाह रहे हैं, लेकिन मैं कॉलर का रुख करूं उससे पहले डॉक्टर एमएम तलवार जी, मैं आपका भी रुख कर लेता हूं। आप काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपको थोड़ा समय नहीं दे पाया। डॉक्टर एमएम तलवार जी, थोड़ा सा मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं, चेस्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते कोविड के संक्रमण के काल में आप क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप अपना ख्याल रखें, कैसे बच सकते हैं, या सिम्टम्स अगर आपके अंदर कोई हैं तो ये किस बात के सूचक हो सकते हैं और कब आपको डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है? थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि इस विषय को आप बताएं एमएम तलवार जी। ऐसा है कि कोविड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि दूसरी वेव जो बहुत ही खतरनाक टाइप की है वो आई है अभी। जो भी पेशेंट, कोई भी आदमी जिसको फीवर होता है, बुखार होता है, साथ में जुकाम, गला खराब, गले में दर्द, खांसी या बॉडी एक्स वगैरह होते हैं, या किसी को जिसको लूज मोशंस भी लग जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, साथ में बुखार है, इन सब को अपना टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि पीसीआर या एंटीजन टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, उससे ही कंफर्मेशन होती है डायग्नोसिस की। कोई भी और तरीका ऐसा नहीं है जो 100% डायग्नोसिस दे सके। और हम ये सोच के चलते हैं, जो भी आजकल बुखार के पेशेंट आ रहे हैं या इन सिम्टम्स के साथ, पर्टिकुलरली गले में दर्द, खांसी, जुकाम और दर्दें या पेट खराब, तो ये हम सोच के चलते हैं कि कोविड ही होगा अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो इन सब लोगों को अपना कोविड की जांच जरूर करानी चाहिए। शुरू में ही HRCT के लिए नहीं भागना चाहिए। HRCT अगर आता भी है पॉजिटिव तो 4-5 दिनों के बाद ही उसके अंदर फाइंडिंग्स आती हैं
जो पहला टेस्ट जो पहले दिन से ही पॉजिटिव आ सकता है वो एंटीजन टेस्ट है या पीसीआर टेस्ट है। तो किसी भी पेशेंट को ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी कांटेक्ट में रहे हैं, घर में दूसरे लोग कांटेक्ट में रहे हैं, अगर वो किसी पेशेंट के कांटेक्ट में रहे हैं तो उनको जरूर अपना जांच करा लेनी चाहिए। जहाँ तक प्रिकॉशंस का सवाल है, आपको सबको मालूम है कि 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। डिस्टेंस कम से कम 6 फुट की, और मास्क पहनना, मास्क में आजकल तो लोग डबल मास्क पहनने लगे, और तीसरा जो हाथ बार बार वॉश करना या सैनिटाइज करना, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके साथ साथ अब क्योंकि 18 साल के ऊपर भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो गई है, तो सब लोगों को इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको पहले कोविड हुआ या नहीं हुआ, उन सब लोगों को कोविड का वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं, जो भी अवेलेबल है उसे लगवाना चाहिए। जो इंटरवल है एक दूसरे के बीच में, 2 वैक्सीन के बीच में, और बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। पहले 1 महीना था, 2 महीने थे, अब वो 3 महीने कर दिया गया है। ये देखा गया है कि जब हम 3 महीने के इंटरवल पे वैक्सीन देते हैं तो उसमें हमारी जो है इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। जिन लोगों को पहले कोविड हो भी चुका है, उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि वो भी 3 महीने के इंटरवल पे अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। अपनी एंटीबॉडीज भी टेस्ट करवा सकते हैं ब्लड में, और वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, उषा जी हैं यमुनानगर से। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने आज से 7 दिन पहले वैक्सीन लगवाई थी। हाँ जी, तो उसको मतलब 2-3 दिन के बाद बुखार चढ़ा। उसके बाद उसके ना बुखार तो उतर गया पैरासीटामोल लेने से। तो उसको ना खाने में मतलब जैसे स्वाद नहीं आ रहा, कोई चीज मतलब जैसे सब्जी कोई खाता है तो उसको उसका टेस्ट नहीं पता लग रहा। जी देखिए, जैसे कि आपने बताया कि कुछ दिन पहले उसको वैक्सीन लगा, उसके बाद ये सिम्टम्स आए। यूजुअली वैक्सीन के बाद बुखार, बॉडी एक होना, या थोड़ा सा दर्द महसूस होना, घबराहट होना, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, सिर दर्द होना, ये चीजें हो सकती हैं। परंतु अगर इस तरह के सिम्टम्स जैसे लॉस ऑफ स्मेल है आप कह रहे हो, या दूसरी चीजें हैं, तो वो अगर है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि हो सकता है कि उसको जो इन्फेक्शन होने वाली हो और उन्हीं दिनों में उसको वैक्सीन दे दिया गया, क्योंकि जो बीमारी आनी थी वो फिर आ गई हो। इसलिए ऐसे केस के अंदर अगर उनको सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं, 1 हफ्ते के बाद भी परसिस्ट करते हैं, तो पीसीआर टेस्ट करा लेना चाहिए। और अगर दूसरे जो बायोमार्कर्स होते हैं वो भी करवा लेने चाहिए अगर पीसीआर पॉजिटिव आता है तो इसको इग्नोर नहीं करना। अगर सिम्टम्स 1 हफ्ते के बाद भी रहते हैं तो पीसीआर टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि उषा जी की समस्या का समाधान हो गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरसा से। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं सुरेंद्र जी? सर जी, एक्चुअली मुझे पथरी है पेट में, तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ या नहीं? सुरेंद्र जी, सवाल दोहराएं एक बार, और थोड़ा सा अगर आप तेज बोल सकें तो। एक्चुअली जैसे पथरी है उसके विषय में, जैसे कि मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ या नहीं? अच्छा, ठीक है जी जी दहिया जी, इनकी समस्या का समाधान करें। इनको पथरी है, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जिसमें स्टोन है वो बड़े आराम से वैक्सीनेशन अपनी पात्रता के अनुसार लगा सकते हैं, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं। चलिए, विजय दहिया जी, एक चीज मुझे और बताएं, पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर आप कुछ बताना चाहें कि किन बातों का ख्याल उनको अभी बहुत ज्यादा रखना है। रिकवर तो हो रहे हैं लेकिन अभी रखें किस बात का ख्याल, और किन चीजों को मॉनिटर करते रहें बड़ा माइन्यूटली, अगर इसको थोड़ा सा और बता पाएं बेहतर तरीके से आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये भी जानकारी साझा करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने सिविल हॉस्पिटल्स हैं उसमें पोस्ट कोविड केयर सेंटर जो है वो सोमवार से शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे न केवल ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, इसके साथ साथ हमारे योगा प्रशिक्षक और फिजियोथेरेपिस्ट, ये लोग भी अपनी सेवाएं जो है वो पोस्ट कोविड सेंटर में उमंग के नाम से ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और सोमवार से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। हमारे सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में भी ये सेवाएं सोमवार से काम करनी शुरू कर देगी। डॉक्टर को ऑलरेडी इसमें ट्रेनिंग करा दी है। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, क्योंकि वायरस एक बार जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वो कई बार ये देखा गया है अमूमन की लोगों में
जो है वो वायरीमिया खत्म हो जाता है, वायरस शरीर के अंदर से निकल जाता है, लोग कोविड नेगेटिव भी हो जाते हैं अगर टेस्ट कराते हैं। लेकिन फिर भी शरीर के अंदर वो काफी हद तक डैमेज कर चुका होता है, काफी ऑर्गन्स को, खासतौर पे लंग्स को, उसके और जनरल ऑर्गन्स को, क्योंकि कोई ऐसा शरीर का ऑर्गन नहीं है जहाँ पे ये वायरस अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। उस वजह से लगातार मरीजों में इस तरीके की दिक्कत आती है, लोग काफी कमजोरी महसूस करते हैं, चलने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को भी आवश्यक है कि वो इस तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते रहें। और एक साइकोलॉजिकल जो लोगों में भय है इस बीमारी से बाहर निकलने के बाद, वो भी काफी हद तक महसूस किया जा रहा है कि एक डर का जो रहता है उसके लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है। तो इसके लिए साइकेट्रिस्ट की भी सर्विसेज हमने उमंग कार्यक्रम के तहत जोड़ी हैं। तो ये किसी भी तरीके के सिम्टम्स यदि कोविड पेशेंट को शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर आ रहे हैं तो वो हेल्पलाइन के माध्यम से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और ऐसी ओपीडी जो हम शुरू करने जा रहे हैं उमंग के माध्यम से, वहां पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लगातार इसका फॉलोअप बहुत जरूरी है। कई बार ये भी देखा गया कि कोविड पेशेंट जिसको शुरू में हॉस्पिटलाइज के डिस्चार्ज किया गया था, बाद में जब उनका सीटी स्कैन कराया जाता है तो लंग्स में भी काफी चेंजेस दिखते हैं। तो ऐसे लोगों को लगातार फॉलोअप में रहना बहुत जरूरी है। चलिए, जय भगवान जी एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं यमुनानगर से, मैं उनका रुख कर लेता हूं। जय भगवान जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब को पहले तो नमस्कार मेरा जी। डॉक्टर साहब, मैंने सेकंड डोज ले ली थी ITI में, लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं हुई पैनल पे। कहाँ ली थी आपने सेकंड डोज जय भगवान जी? ITI गांधीनगर पे ले ली थी दूसरी डोज। मेरी एज 52 ईयर है, लेकिन उसका मैसेज नहीं आया अभी तक हमारे को कि अपडेट हो गया। अच्छा, विजय जी। हाँ, तो इसमें कुछ केसेस मेरी नोटिस में भी आए हैं कि वो पोर्टल के कुछ इश्यूज है कि लोगों ने सेकंड डोज ले ली है और उनके पास वो जो मैसेज नहीं आया तो उसका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा। तो वो डाटा पूरा हमारे पास उपलब्ध है, वो कभी किसी भी दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिस में आकर ऐसे कुछ लोगों के सर्टिफिकेट हमने यहाँ से भी इशू कराए हैं। तो वो पोर्टल की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं और ऐसे सर्टिफिकेट यहाँ से हम जनरेट कर देते हैं। वो लोगों को जिसकी वैक्सीनेशन हुई है उनके जनरेट यहाँ से सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं। जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, देखिए कुछ यूजुअल जो सिम्टम्स हैं वो तो दहिया जी ने बताए यहाँ पर, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं पोस्ट कोविड वाले पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली, अगर आप बता पाएं कि ये बहुत अनयूजुअल हो सकता है और अगर ऐसा हो रहा है तो तत्काल डॉक्टर से हमको परामर्श लेना चाहिए, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व अभी हमको क्या करना है, खासतौर से पोस्ट कोविड वाले जो पेशेंट हैं उनके रिगार्डिंग में थोड़ा समझना चाह रहा हूं। आप पूछते चाहते हैं जॉब सर? तो ऐसा है, पोस्ट कोविड पेशेंट्स के अंदर जो 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 कि इन लोगों के अंदर ज्यादातर लंग के अंदर बाद में फाइब्रोसिस होने का डर रहता है। फाइब्रोसिस का मतलब लंग्स के अंदर सिकुड़न होने का डर रहता है और ये लोग परमानेंट कई बार सांस के बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो उनको देखना है कि अगर खांसी ठीक होने के बाद, बुखार ठीक होने के बाद भी सांस की समस्या रहती है तो फिर उनको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो डायबिटीज है, कोविड के अंदर पोस्ट कोविड पीरियड में भी स्टीरॉइड की वजह से और कोविड की वजह से, दोनों की वजह से डायबिटीज जो है अनकंट्रोल हो सकती है। अनकंट्रोल मतलब कभी ब्लड शुगर जो है पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होती। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी बार बार शुगर चेक करते रहें और देखते रहें कि आपकी शुगर पूरी तरह से कंट्रोल में है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेम्परेरीली हमें इंसुलिन पे भी डालना पड़ता है। हालांकि बाद में ये लोग फिर ओरल जो ड्रग्स हैं, मुंह से लेने वाली दवाइयां हैं, उनसे फिर ठीक हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर इन 2 चीजों के अंदर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके लिए अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम्स है तो दे कैन कंसल्ट साइकेट्रिस्ट को या डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। विजय दहिया जी, एक चीज थोड़ा सा और बताएं। एक तो वैक्सीन को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल मैं देखता हूं कि ओपीडी के दौरान आप देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं इस सवाल पर भी आता हूं। नरेंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, पहले मैं उनका रुख कर लेता हूं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? नरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। दहिया जी, मैं आपका ही रुख करता हूं, मैं सवाल अपना दोहरा देता हूं।
खासतौर से वैक्सीन को लेकर के मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को, और दूसरा ये बताएं कि वैक्सीन के को लेकर के जो खासतौर से जिनको पहले से ही कोई क्रॉनिक डिजीज है या किसी तरह की कोई समस्या है, क्या इस तरीके की कोई गाइडलाइन है कि कुछ चीजें हैं ऐसी जिनको अवॉइड कर सकते हैं या फला क्रॉनिक डिजीज वाला वैक्सीन नहीं ले सकता है? थोड़ा सा इस चीज को अगर आप क्लियर कर पाएं, क्योंकि वैक्सीन से ही रिलेटेड ज्यादातर सवाल मैं देख रहा हूं। विजय दहिया जी। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, क्योंकि जो पहला लहर थी, जो हम जिसकी बात करते हैं, पहली वेव जो हमारे पास थी, उसमें हमारे पास ये वैक्सीन नहीं थी। उसमें हमारे पास बचने का एकमात्र साधन था कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें हमने मास्क का प्रचलन किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, हैंड हाइजीन की बात की और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की बात की। लेकिन अब हमारे पास एक साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीका है इस बीमारी से, महामारी से बचने का, जो एक वैक्सीन है। और हिंदुस्तान की दोनों ही वैक्सीन जो हैं, चाहे वो कोवैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड है, दोनों पूरी तरह से इफेक्टिव हैं। जितने भी केसेस, ये एक और जो महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों के साथ इस माध्यम से शेयर करना चाहूंगा कि वैक्सीन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसको दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन आपके शरीर में केवल बीमारी से लड़ने की ताकत, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो पैदा करती है। वो बीमारी से बचाव को कोई माध्यम नहीं है। अगर हमें वैक्सीन, आज दूसरी बात जो महत्वपूर्ण वैक्सीन के साथ जुड़ी है, दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद शरीर के अंदर ऑप्टिमम क्वांटिटी में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं, जो हमें इस बीमारी से बचाने में काफी सार्थक होती है। तो जैसे किसी व्यक्ति ने अभी सवाल भी आया था कि उन्होंने कहा कि मुझे पहली वैक्सीन लगने के बाद फिर सिम्टम आए, तो हो सकता है उसको पहली वैक्सीन लगने के बाद कोविड इंफेक्शन भी हो गया हो। तो दूसरी डोज लगने के बाद भी, तो 14 दिन के बाद ही हमारे शरीर में ऑप्टिमम क्वांटिटी में एंटीबॉडी तैयार होती है, जो हमें इस बीमारी से बचाती है। और वैक्सीन हमें बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करती है। वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन हमें एक बैरियर नहीं है। अगर हमें इस बीमारी से, महामारी से वायरस को दूर रखना है, क्योंकि वायरस का पोर्टल ऑफ एंट्री ओरोनेजल ही है, मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आंख के माध्यम से हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करता है। और यदि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं है, तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर बीमारी भयावह रूप ले लेती है, और वो बीमारी जो है वो मृत्यु के कगार तक भी हमें पहुंचा सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, जिन लोगों में कोई क्रोनिक बीमारी है, उन लोग, कोई लोग ये कहते हैं कि क्या मैं इसमें वैक्सीन लूं, उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो वैक्सीन लें, क्योंकि ये बीमारी उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। तो किसी भी व्यक्ति में अगर उसका इम्यून स्तर किसी वजह से भी कम है, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई के ऊपर है, कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी ने किसी और तरीके की दवाई कर ली है, तो उन लोगों को बहुत जल्दी अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और सरकार ने भी जब 45 से लेकर 60 साल के लोगों के लिए जब ये प्रक्रिया खोली थी, तब 45 से लेकर 60 तक के उन लोगों के लिए भी खोली थी जो कोमोर्बिड थे, यानी कि कोमोर्बिड व्यक्तियों के लिए, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है, डाटा भी बता रहा है और वैसे भी एक साइंटिफिकली प्रूव फैक्ट है कि जो लोग कोमोर्बिड हैं उनमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी ज्यादा हो रही है। तो इसलिए उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरी चीज जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमने मास्क का प्रचलन वैसे ही करना है जैसे हमने अनवैक्सीनेटेड लोग करते हैं। हमने उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस का पालन करना है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भिवानी से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रही हैं? हाँ जी सर, मेरी मम्मी को डायबिटीज है और थोड़े टाइम पहले उन्हें हार्ट की भी दिक्कत हुई थी, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? डॉक्टर एम तलवार जी, इनके समस्या का समाधान करें। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर दहिया जी ने, कि जो लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो लोग अस्थमैटिक हैं, जो लोग डिफरेंट बीमारियों से पीड़ित हैं, यही लोग हैं जिनको वैक्सीन की ज्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यही लोग हैं, अगर इनके अंदर कोविड इन्फेक्शन होती है तो वो ज्यादा सीरियस हो सकती है। तो ये कंट्राइंडिकेशन नहीं है, ये रादर इंडिकेशन है कि इन लोगों को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। सिर्फ जो कंट्राइंडिकेशन है, अगर आपको बुखार चल रहा है पहले से, तो तब आपको वैक्सीन नहीं लगवाना, या एक हार्ट के वेल्व के कोई ऑपरेशन होते हैं या हार्ट की वेल्व की डिजीज होती है, जिसमें हम एक दवाइयां होती है जिनको एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं, वारफरीन या एसिट्रोम वगैरह, उसके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको भी एक टेस्ट होता है, वो करवा के INR, फिर वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अदरवाइज बिना टेस्ट करवाए वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। फीवर वाले या जो एंटीकोगुलेंट्स पे हैं, वो पेशेंट्स जो है उनको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज कोई भी पेशेंट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, अस्थमा,
जितने भी बीमारियों वाले पेशेंट्स हैं इनको रादर ज्यादा जरूरत है कि वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इनके अंदर अगर कोविड इन्फेक्शन होगी तो ज्यादा खतरनाक होगी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। सुनील पुरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं? मैं सर ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो विलेजर्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो स्लॉट बुक नहीं कर सकते या करना नहीं आता, क्या उनके लिए वैक्सीन लगाने का कोई प्रावधान है कि वो भी इसका लाभ उठा सकें? विजय दहिया जी, इनकी समस्या का समाधान करें। यमुनानगर से ही ये दर्शक हैं। जी, जैसे हमने पहले कहा, अभी जो 18 से 44 साल की एज ग्रुप थी उसके लिए सिर्फ एकमात्र प्रावधान था कि वो पोर्टल पर एंट्री करने के बाद उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाती थी, और इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी, और ये भी महसूस किया जाता था कि इस एज ग्रुप में पढ़े लिखे लोग हैं और वो अपनी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये देखा गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस ग्रुप में भी जो इसमें टेक सेवी नहीं है और वो अपनी इस तरह से रजिस्ट्रेशन और एंट्री नहीं कर पाते। तो अभी हमारी लेटेस्ट एक लिखी हुई है, बहुत जल्द ही एक प्रक्रिया इस तरह से भी आरंभ की जा रही है कि हम ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन उन लोगों की करेंगे जो इस कैटेगरी के पात्र हैं, लेकिन उनको जो ये प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया नहीं आती, तो बहुत शीघ्र हरियाणा में और हमारे जिले में भी ये प्रक्रिया आरंभ होगी, ताकि वो लोग भी जो पात्र हैं जिनको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन दी जाए। प्रवीण शर्मा जी भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं यमुनानगर से ही। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, और चलिए प्रवीण जी, मैं जान लेता हूं। डॉक्टर एम तलवार जी, इनकी समस्या का समाधान कर दें, एक बार फिर से बता दें। जी सर, ऐसा है कि जो ब्लैक फंगस है हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी काफी प्रेवलेंट है। 33 मरीज इसके हमारे यहाँ आ चुके हैं, उनमें से 7 की डेथ भी हो चुकी है। तो ये बहुत ही डेंजरस किस्म की बीमारी है। इसका कारण जो होता है फंगस है। फंगस जो होता है, नॉर्मली ये फंगस आसपास पाया जाता है पर ये शरीर को नुकसान नहीं करता। अगर जब हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाती है, जैसे कि कोविड के अंदर हो गई, डायबिटीज के अंदर हो गई, या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं, या दूसरी कैंसर की दवाइयां दी जाती हैं, उनकी वजह से जब हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक शक्ति जो है कम हो जाती है, तो तब ये वायरस जो है वो हमारे शरीर को नुकसान करना शुरू कर देता है, अंदर घुस जाता है। ये तो सरफेस पर पड़ा रहता है, नुकसान नहीं करता। जब ये शरीर के अंदर घुसता है तो मेनली ये जो अंदर रूट ऑफ एंट्री है हमारी नोज से ही होती है। तो नोज के अंदर ये थोड़ी इरिटेशन करेगा, वहाँ क्रस्ट बना देगा, वहाँ अल्सर बना देगा, वहां से पानी आ सकता है। उसके बाद वहाँ जख्म बन जाते हैं, आंखों में भी इसका असर हो सकता है, आंखों में भी अल्सर बन सकते हैं और वहां पर कालापन होने लगता है। कई लोगों को देखा गया है कि जबाड़े के अंदर महसूस करते हैं कि मेरा जबाड़ा जो है बहुत पेन कर रहा है, या मेरे दांत जो है लूज हो गए, ऐसी फीलिंग भी होती है। तो ऐसे में, या खांसी वगैरह भी हो सकती है अगर अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर, तो ऐसे सिम्टम्स, या स्किन के ऊपर ब्लैकनेस आ जाती है, नाक के पास, गले के पास, आंख के पास, ये स्किन के अंदर ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो अगर नाक से रिलेटेड सिम्टम्स है या आंख से रिलेटेड सिम्टम्स है या नाक के आसपास स्किन ब्लैक हो रही है, तो ये जो है ब्लैक फंगस की वजह से हो सकता है, खास तौर से उन पेशेंट्स में जिनका मैंने आपको जिक्र किया। तो ऐसे पेशेंट्स को फटाफट ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। वो वहां से एक स्वाब लेके टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसके अंदर फंगस है या नहीं है। उससे कंफर्म हो जाता है कि ये ब्लैक फंगस वाली बीमारी है या नहीं। और जहाँ तक इसका उसका सवाल है, ट्रीटमेंट का सवाल है, वो आजकल बहुत ही, अभी तक बहुत ही महंगा, मुश्किल और कई बार मिलता भी नहीं है। जो मेन दवाई इसके अंदर यूज की जाती है वो है लाइफलाइज्ड एम्फोटेस्टिन बी इंजेक्शन है, जो कि देने पड़ते हैं, जो कि कॉस्टली भी बहुत है और इसके अलावा मिलते भी नहीं है। इसकी उपलब्धि हर एक जगह पे नहीं है और किसी खास जगह पे ही पाए जाते हैं, मिलते हैं। हेलो जी जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। तो थोड़ी आवाज में डिस्टर्बेंस हो रही थी। ठीक है तलवार जी, मैं आपका हूँ, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गोहाना से, मैं उनका भी रुख कर लेता हूँ। बहुत स्वागत है वीना जी, क्या जानना चाह रही हैं? सर मेरे घर वाले को शुगर भी थी सर, उनको और
थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम थी उनको, अभी वैक्सीन भी लगी थी, लेकिन उनको कोरोना हो गया। कोरोना में चेस्ट में काफी इन्फेक्शन बन गया था सर। उन्होंने इसीलिए लोड ली थी। उनको कोई खतरा तो नहीं है सर इस चीज का? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर MM तलवार जी, इनकी समस्या का समाधान करें। होके जाता है उसको बार बार बदलना चाहिए साफ पानी से। जो कैथीटर यूज किए जाते हैं, मास्क यूज की जाती है, वो लंबे समय तक यूज ना करें। और डायबिटीज का मेटिकुलस कंट्रोल बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। जो अनकंट्रोल डायबिटीज है वो बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। स्टीरॉइड्स जब तक जरूरी है तब तक दिए जाएं और घर पे लोग स्टीरॉइड्स अपने आप में यूज करें। ये कोविड के अंदर स्पेशल निर्देश होना चाहिए कि पहले हफ्ता जबकि वायरस मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो स्टीरॉइड्स बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्टीरॉइड्स पहले हफ्ते में अगर दिए जाएं तो वो नुकसान भी कर सकते हैं, तो वायरस तेजी से मल्टीप्लाई कर सकता है। दूसरे हफ्ते में जब लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होता है तभी इसकी इंडिकेशन बनती है। वो भी आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही लेने चाहिए। डॉक्टर MM तलवार जी, ये खासतौर से पोस्ट कोविड के अंदर ये जो ब्लैक फंगस को लेकर के अब हम लोग देख रहे हैं कि जो एक स्थिति बन रही है, स्टेरॉइड्स का सेवन का जो इम्पैक्ट है या असर है ये कितने दिन तक रहता है, और क्लोजली मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी हमको वॉच करने की जरूरत है। क्या ये भी सिम्टम्स हो सकता है एक तरीके का कि आप ब्लैक फंगस की जद में जा सकते हैं? थोड़ा सा अगर इसको और क्लियरली बता पाएं। सर, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अलावा कि हमें स्टेरॉइड्स का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। डायबिटीज को पूरी तरह कंट्रोल रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस टाइम में इंजेक्शन इंसुलिन ही देने पड़ते हैं और वो बहुत आवश्यक है कि हमारा ब्लड शुगर जो है लगातार कंट्रोल में रहे। तीसरी जो चीज है वो हाइजीन है। हाइजीन मतलब सफाई का, नाक मुंह जो है, आंखें, वो जो साफ सफाई करनी जरूरी है। और चौथा है कि जैसे ही आपको शक हो, चाहे डॉक्टर को शक हो चाहे पेशेंट को शक हो कि मेरे नाक से जख्म हो रहा है या ब्लैक चीज आ रही है या आंखों में कालापन आ रहा है या आंखों से जख्म हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। क्योंकि ये अगर लेट हो तो ये फंगस जो है ब्रेन में भी पहुंच जाती है, लंग्स में भी पहुंच जाती है, तब इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं दैया साहब को पहले बधाई का पात्र हैं ये कि जितने भी कोरोना के पेशेंट, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, यमुनानगर के अंदर जो फैसिलिटीज हैं इनके द्वारा दी जा रही है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इनका। ये पर्सनली टच देते हैं। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन है कि भाई जैसे इंडस्ट्री एरियाज हैं, जैसे हमारी खजूरी रोड है, इंडस्ट्री एरिया, वहाँ के जो मजदूर हैं उनके एक थोड़ी सी समस्या आ रही है कि उनको कोविड शील्ड या कोविड वैक्सीन, जो भी वैक्सीनेशन होनी है, तो वो उस साइड पे जाकर के हो जाए। उनका आधार कार्ड लेके अगर ये कोई एक टीम ऐसी बना दें कि एरिया वाइज लगेंगे पर्टिकुलर, तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू हिम। विजय जी, आपके काम की तारीफ के साथ साथ कुछ गुजारिश भी कर रहे हैं दर्शक आपसे। धीरज जी, अगर इनकी समस्या का समाधान हो जाए। सवाल मैं सुन नहीं पाया। जी, आप विजय जी, धीरज जी ये जानना चाह रहे हैं कि ये किसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं और कह रहे हैं कि अगर उस साइड में कोई कैंप आपके लोगों की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए या कोई टीम भेज करके अगर वहां पर इस तरीके की व्यवस्था हो जाए तो शायद उनको ज्यादा दूर ना जाना पड़े। उनका सवाल ये था कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। हमने पहले भी जो 45 प्लस एज ग्रुप था उसके अंदर हमने रिमोट एरियाज में भी, गाँव में भी, जो हैदराबाद एरिया के गांव में भी काफी कैंप लगाए, इंडस्ट्रियल एरिया में भी काफी कैंप लगाए। जो हमारे पास 18 to 45 तक, जैसे मैंने पहले कहा कि वैक्सीन उतनी क्वांटिटी में अभी नहीं आ रही है कि हम हॉस्पिटल फैसिलिटी में ये सुविधा दे रहे हैं और अर्बन में किस तरह, लेकिन ये हमारे संज्ञान में है कि जो हमारे रिमोटेस्ट एरिया हैं या इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे काफी मात्रा में पॉपुलेशन रहती है, तो एक प्लान के तहत हम एक फेज्ड मैनर में सभी जगह वैक्सीनेशन करेंगे ताकि कोई भी एरिया हमारे जिले का इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया से वंचित ना रहे। विजय जी, एक चीज और मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं, खासतौर से ब्लैक फंगस के लिहाज से लोगों को ये बताना कि आपको, और खासतौर से वो पेशेंट जो कि इसकी जद में बहुत जल्दी आ सकते हैं, जिनका भी जिक्र यहाँ पर MM तलवार जी भी कर रहे थे, उनको वो सारी चीजें आप लोग किस तरीके से प्रॉम्प्ट कर पा रहे हैं? कैसे उनको बता पा रहे हैं आप लोग कि आपको बराबर और बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है? जैसे ब्लड शुगर का भी जिक्र हो रहा था, क्या वो सारी चीजें एक बड़े चैलेंज के तौर पर भी हैं अभी आप लोगों के लिए, और इसको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? थोड़ा सा इस विषय को अगर आप और बेहतर तरीके से बता पाएं, डॉक्टर विजय दहिया जी। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह हमारा आशा जो है हाउस टू हाउस सर्वे कर रही है।
और हम इस चीज पे विशेष ध्यान रख रहे हैं, विशेष फोकस रख रहे हैं कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं उनका भी डाटा हमारे पास एग्जैक्ट आ जाए कि जो घर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज यदि व्यक्ति है तो उसके बारे में विशेष तौर पे जानकारी ली जा रही है। और इसके सिम्टम्स जो हैं, चाहे वो इसी तरह से हमारा आशा वर्कर का सर्वे अर्बन एरिया में भी शुरू होने वाला है। और हम सभी लोगों को जो आईसी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं, सबसे पहली तो चीज ये है कि किसी आम व्यक्ति को जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज नहीं है, किसी इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट से नहीं है, उसको ब्लैक फंगस होने का खतरा ना के बराबर है। बहुत मुश्किल है कि उस वक्त ये संक्रमण पहुंचेगा। इसलिए आम व्यक्ति को तो इस बीमारी से किसी तरीके का भय ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। वही व्यक्ति जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट पर हैं, लगातार स्टीरॉइड पर हैं, या जो कोविड की स्थिति से उभरे हैं, कोविड से ठीक हुए हैं, और वो कोविड के रिकवरी वाले पेशेंट में भी जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, डायबिटिक हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट पर हैं, या जिनकी लगातार स्टीरॉइड चली है काफी टाइम तक, वो लोग एट रिस्क हैं। और उसके सिम्टम भी डॉक्टर ने भी विस्तार से बताया, मैं भी बता रहा लोगों को। हम ये भी सचेत कर रहे हैं कि अगर नेजल डिस्चार्ज होता है, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होता है, नाक से ब्लीडिंग होती है, आंखों में पेन होता है, या लगातार चेस्ट के कोई सिम्टम रेकरेंस होती है आफ्टर कोविड, तो ऐसे लोग जो हैं वो लगातार अगर हमारी जिस तरह से संपर्क में आते हैं तो हम उनको तुरंत बताते हैं कि उसको इन चीजों के लिए स्क्रीन भी किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी जो ओपीडी है वो भी सोमवार से कार्य करना शुरू कर देगी। पोस्ट कोविड पेशेंट्स को हम, हमारे पास सभी के डाटाज हैं, आप सभी के मोबाइल नंबर हैं, हम पोस्ट कोविड पेशेंट को भी फोन से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनमें किसी तरीके के कोई इससे मिलते जुलते सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति इस बीमारी, जैसे कोरोना के टाइम में भी हमने देखा कि कुछ लोग लक्षण को छिपाते रहे हैं और बाद में जब गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचते हैं फिर ज्यादा मदद उनकी नहीं होती, तो ऐसे कई लोग इस तरीके के सिम्टम को भी अज्ञानतावश या जानबूझकर ना छिपाएं और वो डॉक्टर के संपर्क में आने से बचे। तो ऐसे लोगों तक भी हमारी हेल्पलाइन के माध्यम से भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ सोनिया जुड़ी हुई हैं यमुना नगर से ही। आज बहुत सारे कॉल यमुना नगर से ही हैं। सोनिया जी, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रही हैं? सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड को गठिए की प्रॉब्लम है। जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को गठिए की प्रॉब्लम है और उनको वैक्सीन नहीं लग सकती क्योंकि वो एंटीबायोटिक एक दवाई चल रही है, तो उसमें कोई है, मतलब लग सकती है कि नहीं लग सकती? विजय जी? नहीं, बिल्कुल लग सकती है। इसमें जैसे मैंने डॉक्टर ने भी बताया कि सिर्फ जो कार्डिक पेशेंट है, जो जिनकी वॉल की सर्जरी हुई है, वो भी कुछ प्रिकॉशंस के साथ वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और ये जो बीमारियां हैं इनमें तो वैक्सीनेशन और भी आवश्यकता है। गठिया, दमा, ये ऐसे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है इस वैक्सीन के लिए। तो जैसे ही उनका पात्रता के साथ जहां उनका स्लॉट मिलता है तो वो तुरंत अपनी वैक्सीनेशन कराए। चलिए डॉक्टर विजय दहिया जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, आज इंडिया न्यूज की ओपीडी में शामिल होने के लिए। और इसके अलावा एमएम तलवार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, आज इस इंडिया न्यूज की ओपीडी में अपना ये वक्त देने के लिए। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी है आप तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, कुछ क्षेत्रों में राहत के साथ जो लॉकडाउन है